Hey guys, hello and welcome to Niti Siksha, and this is Mihir Thakur. In the previous video, we will discuss the article 20, 21 and 21A of our fundamental right. And in today's session, we will cover the article 22. So let's begin. तो आर्टिकल 22 स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ है जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, उन टर्म्स को जानना ज़रूरी है. एक है प्यूनिटिव एंड द अदर इज़ प्रिवेंटिव. देखिए, कभी भी किसी की भी गिरफ्तारी होती है तो वो दो तरह की गिरफ्तारी होती है. एक होती है प्रिवेंटिव एंड एक होती है प्यूनिटिव. तो गिरफ्तार होने के बाद या गिरफ्तार होने के दौरान हमारे या किसी भी व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में आर्टिकल 22 बात करता है. आर्टिकल 22 जो है वो बताता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की क्या मौलिक अधिकार हैं. तो आर्टिकल 22 को आज हम डिटेल्स में देखेंगे, उसके सारे क्लॉजेस को पढ़ेंगे, सारे क्लॉजेस को समझेंगे. लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं कि हमारा प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्चुअली में क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे हमारा प्यूनिटिव डिटेंशन. प्यूनिटिव डिटेंशन मीन्स क्या? पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट. एक गिरफ्तारी तो आप जानते होंगे कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई क्राइम किया, ओके, और उसकी ट्रायल हुई कोर्ट में, और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उसे जेल हो गया, और जेल होने के बाद उसे क्या हुआ कि सज़ा मुकर्रर कर दी गई, तो उसका गिरफ्तारी हो जाएगा. तो इसको हम प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं. प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब कि सिंपल वर्ड में वो कि जिसने गलती की, कोर्ट से सज़ा मिल गई और फिर उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई. तो जो एक प्रोसेस होता है ये है प्यूनिटिव डिटेंशन. ओके, अब हम देखेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या बात करता है? डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट. किसी का भी डिटेंशन मीन्स गिरफ्तारी, किसी की भी गिरफ्तारी जो बिना ट्रायल के और बिना कोर्ट उसे सज़ा दिए हुए जो होती है, ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर एंड बेस्ड ऑन सस्पिशन. सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स के कारण और सस्पिशन के कारण. जैसे कि मान लीजिए स्टेट को लग रहा है, स्टेट बोलने का मतलब आर्टिकल 12 वाला स्टेट, ओके. तो स्टेट को अगर लग रहा है कि कोई ग्रुप है या कोई व्यक्ति है जो कि कुछ गलत कर सकता है, जिसके रहने से, बाहर रहने से कुछ गलत हिंसा हो सकती है, घटना हो सकती है हमारे देश में, तो स्टेट क्या करेगी कि उस व्यक्ति को उसको पहले ही गिरफ्तार कर लेगी. अब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 को जब हटाया गया था हमारे देश में, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनको क्या कर लिया गया, पहले गिरफ्तार कर लिया गया. तो गिरफ्तार कर लेने के बाद ये काम किया गया क्योंकि पता था कि अगर ये काम करेंगे तो ये लोग कुछ ऐसा ही काम करेंगे जिससे कि देश में अफरा तफरी मच सकती है. तो ऐसा कोई भी काम करने से पहले जो कि देश में कुछ बड़ा बदलाव लाना हो या फिर कुछ भी लाना हो, उसमें कई लोग जो हैं वो विघ्न पैदा करने वाले होते हैं. कई ऑपोजिशंस हो या कई लीडर्स होते हैं या कई क्रिमिनल्स, कई तरह के लोग होते हैं. तो स्टेट क्या करती है कि पहले उन लोगों को अरेस्ट कर ली, ओके, एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन अरेस्ट कर ली, और अरेस्ट करने के बाद जो है अपना काम करी, और जब काम कंप्लीट हो गया तो फिर उन लोगों को रिलीज़ कर दी. तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन. नाम से ही पता चल रहा है प्रिवेंटिव, यानी कि प्रिवेंट कर रहा है किसी चीज़ को रोकने के लिए, बचाने के लिए. तो सिंपल बात है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वो कि लगता है, शक है, शक के बुनियाद पर अगर किसी को उठा के ले गई पुलिस तो वो हो जाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन. ओके, आई होप आप दोनों गिरफ्तारी को अच्छे समझ गए होंगे, एक प्रिवेंटिव और एक प्यूनिटिव. ओके, अब बात होती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है और प्यूनिटिव डिटेंशन हो. प्यूनिटिव डिटेंशन को अभी छोड़ दीजिए, प्रिवेंटिव की बात करते हैं. तो इस पे कानून कौन बना सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन पे जो है वो सेंट्रल कानून बना सकती है. सेंट्रल कानून कैसे बना सकती है? तो सेंट्रल जो है वो कानून बना सकती है यूनियन लिस्ट के तहत कुछ सब्जेक्ट्स पे. जैसे कि एक तो हो जाता है डिफेंस के मैटर पे, है ना, डिफेंस के मैटर पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकती है. दूसरा फॉरेन अफेयर्स के, ओके, फॉरेन अफेयर्स के मैटर पे. और तीसरा सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी यानी कि देश की सिक्योरिटी के लिए. तो ये तीन जो चीज़ है, इस पे जो है सेंटर कानून बना सकती है. और स्टेट जो है वो स्टेट भी प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बना सकता है. स्टेट यानी कि राज्य, कोई भी प्रांत,
स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, वो कंकरेंट लिस्ट पे। ओके, कंकरेंट लिस्ट पे। तो कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो हमारा यूनियन लिस्ट है वो 7th शेड्यूल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वही कंकरेंट लिस्ट पे जो स्टेट है वो कुछ मैटर्स पे बना सकती है। एक तो स्टेट सिक्योरिटी के मैटर पे, दूसरा जो है वो पब्लिक ऑर्डर के मैटर पे। ओके, और तीसरा जो है वो सप्लाईज ऑफ एसेंशियल। अब कोई चीज़ का सप्लाई है, सप्लाई रुकना ना चाहिए, उसी के वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए जो सप्लाईज है उसके लिए रोक ना सके कोई भी। अगर मान लीजिए कोई उसमें कोई भी हर्डल्स पैदा करना चाह रहा है किसी भी सप्लाईज में या इन चीज़ों, इन मैटर्स पे, तो स्टेट वो कानून बना करके उसको गिरफ्तार कर लेगी या फिर इस पे कानून में कुछ चेंजेस अपने स्टेट में कर सकती है। तो स्टेट जो है वो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे बना सकती है और सेंटर जो है वो यूनियन लिस्ट पे बना सकती है। तो दोनों ही अपने अपने तरीके से लॉस बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल की तरफ। आज के सेशन में हम सिर्फ आर्टिकल 22 को ही समझेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लाउजेस हैं, सब क्लाउजेस हैं, और कोई आर्टिकल्स इसमें हम लेते आज के सेशन में तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने सिर्फ आर्टिकल 22 को रखा। आज आर्टिकल 22 समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 क्या बात करता है। ओके, तो आर्टिकल 22 को क्लॉज 1, 2 एंड 3 बात करता है प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में। मतलब कि किसी व्यक्ति ने कोई गलती की, कोई क्राइम किया, उसका कोर्ट में ट्रायल हुआ, ट्रायल होने के बाद उसे सज़ा हुई और सज़ा होने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई या कर गई, तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, उनके बारे में बात करता है। 1 देखेंगे। 1 बात करता है नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest। means कि किसी भी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार कर रहा है, यानी कि कोई पुलिस आई गिरफ्तार कर रही है, तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना उसको इन्फॉर्म किए हुए कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पहला तो ये। एंड दूसरा, सच शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिटेन्ड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो वो मना कर सकता है, रोक सकता है और वो बता सकता है खुद को बचाने के लिए कि मुझे रुकिए, अभी मुझे ले जाने से पहले मुझे एक लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि मुझे अपने वकील से बात करना है ना। वो अपने वकील से कंसल्ट कर सकता है और ये अधिकार उसके पास है। मतलब कि पुलिस उसके पास आई उसको गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार करके उसको ले जा रही है, तो अगर वो इंसान पूछ रहा है कि बताइए मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो पुलिस को बताना होगा। या पुलिस गिरफ्तार में नहीं आई तो पुलिस खुद ब खुद बताएगी कि इस गलती के कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर वो पर्सन बोल रहा है कि रुकिए मुझे अपने वकील से कंसल्ट करना है, उसके बाद मैं जाऊंगा आपके साथ, तो ये चीज़ उसका अधिकार है और ये ऐसा वो कर सकता है। ओके, तो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 ये बात करता है। 2 देखेंगे। एवरी पर्सन who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate। means कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जो कोर्ट होंगी, उनके सामने उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, उनके सामने उसको ले जा कर के मजिस्ट्रेट के सामने रखना है। और वो 24 घंटा कब से जोड़ा जाएगा कि उसको गिरफ्तार किया गया, और ऐसा नहीं कि गिरफ्तार करके उसको ले गया गया और मान लीजिए कि नियरेस्ट कोर्ट वहाँ से 24 घंटे दूर ही है, तो ऐसा नहीं कि आप बोलिए कि रास्ते में ही 24 घंटा ख़त्म हो गया, अब इसको जाने दो। जर्नी का जो समय होगा, जो रास्ते में जो भी सफ़र किया जाएगा, जो भी जर्नी होगा, उसका टाइम ऐड नहीं किया जाएगा। बस उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में हाजिर करना है और कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना है। अगर वो नहीं कर पाती है पुलिस ऐसा, तो उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। ओके, अब क्लॉज 3 देखेंगे। क्लॉज 3 क्या बात करता है। नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 शैल अप्लाई। मतलब कि क्लॉज 1 और 2 में हम लोगों ने जो देखा कि पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो उसको इन्फॉर्म करेगी
और उसको अपने लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने देगी। दूसरा क्लॉज ये बात करता है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर रखना है। और क्लॉज 3 में बताया जा रहा है कि जो भी क्लॉज 3 में दिया हुआ है वो क्लॉज 1, 2 जो है वो अप्लाई नहीं होगा इन चीज़ों पे। क्या क्या चीज़ है वो? टू एनी पर्सन हु और टाइम बिंग इज़ एन एनिमी और एलियन, मीन्स कि कोई भी पर्सन जो कि एनिमी है, मान लीजिए हमारे देश के लिए वो दुश्मन है, पाकिस्तान से कोई आतंकवादी है या कहीं से भी आया कोई आतंकवादी है, अगर उसने गिरफ़्तार करना है, या कोई एलियन है मान लीजिए जो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो उसने गिरफ़्तार करना है पुलिस को, तो 1 और 2 अधिकार वो नहीं बोल सकता कि 1 और 2 फंडामेंटल राइट्स मेरे हैं, नहीं, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। ओके। और क्लॉज 3 का बी क्या कह रहा है? टू एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, और कोई भी पर्सन अगर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के तहत अरेस्ट किया जा रहा है तो ये बात नहीं कि वही क्लॉज 1 और 2 अप्लाई नहीं होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहाँ प्यूनिटिव डिटेंशन की सिर्फ बात हो रही है, जो प्यूनिटिव डिटेंशन होगी उसमें ही क्लॉज 1 और 2 अप्लाई होगा। ओके। क्लॉज 3 देख लिए। क्लॉज 4 क्या कह रहा है? नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless an advisory board consisting of a person are have been or qualified to be appointed। मीन्स देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है कि जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने बताया, अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करने जा रहे हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो किसी भी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मैक्सिमम टाइम जो जेल में रखा जाएगा या अरेस्ट करके रखा जाएगा वो सिर्फ और 3 महीना होता है। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट करके रखा जा सकता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा उसको अरेस्ट करके रखना है, ओके, 3 महीने से ज़्यादा उसको अरेस्ट करके रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट होगी, एडवाइजरी बोर्ड होगी, उससे उस स्टेट को जो भी अथॉरिटी होगी जिन्होंने अरेस्ट किया है उनको परमिशन लेना होगा। उसके बाद वो जो है 3 महीने से ज़्यादा पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड कर सकती है अरेस्ट को। ओके। और जो एडवाइजरी बोर्ड होंगे वो उनमें जो लोग होंगे वो कौन कौन से लोग होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट के जजेस होंगे। ओके। और 3 महीने से ज़्यादा अरेस्ट करने की जो है वो पार्लियामेंट के पास ही सकती है। ओके। जो प्रोसीजर है वो एडवाइजरी बोर्ड का फॉलो करते हुए बाई द 44th अमेंडमेंट एक्ट। ओके। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें बताया गया कि पीरियड ऑफ डिटेंशन जो है लेस फ्रॉम 3 to 2 मंथ कर दिया गया, लेकिन 3 से उसको 2 महीने पे कर दिया गया था कि 2 महीने तक ही रहेगा अब। लेकिन क्या हुआ ना कि ये वाला लॉ अभी तक फोर्स में ही नहीं आया, नॉट इन फोर्स, तो इसलिए क्या है कि 3 महीने अभी तक कंटिन्यू चल रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है वो अरेस्ट मैक्सिमम टाइम 3 महीने ही रहेगा। ओके। अब हम देखेंगे क्लॉज 5। ओके। आर्टिकल 22 को क्लॉज 5 देखेंगे। व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल एज सून एज मे बी कम्युनिकेट टू सच पर्सन grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making representation against the order। मीन्स कि अगर किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया जाएगा या किया जा रहा है तो उसको जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा। ओके। उसको कम्युनिकेट किया जाएगा और उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो उस जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ऑर्डर निकला है उसको अरेस्ट करने की, उसके अगेंस्ट में जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सके, उसके अगेंस्ट में वो अपना रिप्रेजेंटेशन रख सके डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में। ओके। तो ये भी अधिकार है। आर्टिकल 22 का आप क्लॉज 6 देखेंगे। ओके। क्लॉज 6 क्या बात कर रहा है कि नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इज रेफर्ड टू इन दैट क्लॉज टू डिस्क्लोज फैक्ट विच सच अथॉरिटी कंसीडर टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। अब क्या है कि अब क्लॉज 6 है, यहाँ पे क्या है कि क्लॉज 5 अप्लाई नहीं होगा। कब? जब डिटेंशन ऑर्डर निकलेगा और वो कहा जाएगा कि नहीं हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। ओके। तो यहाँ पे फिर वो आर्टिकल 22 का क्लॉज 5 अप्लाई नहीं होगा जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी तो। ठीक। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीति शिक्षा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।